आज हम टॉपिक कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मतलब ये क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है। अब पहले आप समझिए क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होता है। पहले आप समझिए क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होता है। अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे सामने कोई एक पर्सन खड़ा है और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, एकदम माइंड को भसड़ कर रखा है उसने। अब मैं उसको गुस्से में क्या कर रहा हूं, एक तो मैं उसको ईंट मार रहा हूं और एक मैं उसको मार्कर से मार रहा हूं। तो एक तो ब्रिक जिसे हम ईंट कहते हैं, एक ईंट और एक मार्कर, दोनों से हिट किया। आप बताओ किस केस में ज्यादा चोट पहुंचेगी? तो सबका आंसर होगा कि सर ब्रिक के केस में, ईंट के केस में। बट बच्चों अगर मैं कह दूं कि मैंने एक तो मार्कर और दूसरा भी मार्कर उस पर हिट किया, तो अब बताओ किससे ज्यादा चोट पहुंचेगी? तो बच्चों आपका आंसर में भी होगा कि सर दोनों से सेम चोट पहुंचेगी। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। हो सकता है कि मैंने एक मार करता वो तो बहुत आराम से ऐसे मारा, प्यार से है, जैसे किसी को फूल मारते हैं, और एक मारकर बहुत स्पीड से फेंका। तो आप मुझे बताओ किस केस में ज्यादा चोट पहुंचेगी? तो आप कहोगे सर जिस केस के अंदर मार्कर की स्पीड ज्यादा थी। तो अपने को समझ आ गया कि अगर मार्कर और ब्रिक की बात करते हैं तो ब्रिक ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। और अगर दोनों मार्कर की बात करते हैं तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका ज्यादा इफेक्ट है। तो इसका मतलब जो इफेक्ट ऑफ मोशन है ना, या हम कहें क्वांटिटी ऑफ मोशन है, वो दो बातों पे डिपेंड करती है, मास इनटू वेलोसिटी। इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन का नाम क्या होता है? मोमेंटम। आई थिंक आपको समझ आ गया। और एक और बात बच्चों, जैसे ही मैं कोई टॉपिक के बाद आपको कहूं गोट इट, तो आपको मन ही मन में कहना है ओ या, क्योंकि अभी आप वीडियो में देख रहे हो तो अभी क्लास में हम बोल नहीं सकते। अदरवाइज क्लास के अंदर सभी बच्चे ऐसे बोलते हैं ओ या। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो ऐसे बोलते हैं। तो अभी आप देखो मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड, पोसेस्ड मतलब जो कि उसके पास हो, बाय द बॉडी। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये किसका प्रोडक्ट होता है? मास एंड वेलोसिटी का। ये मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। अब बात आती है एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो ये बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बच्चों मोमेंटम की भी एक डायरेक्शन होती है, इसलिए मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। आई होप सो अपने को लीनियर मोमेंटम समझ आ गया। गोट इट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, गोट इट। और साथ ही में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ये कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? मोमेंटम जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है, इसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, और साथ में ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं। टोटल 3 लॉज ऑफ मोशन अपने को पता है। ये एक साइंटिस्ट जिनका नाम था इसाक या फिर आइजैक न्यूटन। इस साइंटिस्ट ने क्या किया था बच्चों? बहुत बड़ी, इसको बोलते थे ग्रेटेस्ट अमंग द ग्रेट, मतलब सभी महान साइंटिस्टों के बीच में महान। इनके बारे में मैंने एक बात सुनी है कि जब भी कोई बंदा मरता है ना तो उसके बालों में, हेयर्स के अंदर कॉपर मिलता है। लेकिन जब न्यूटन की डेथ हुई तो उसके बालों के अंदर Hg मिला था, मर्क्यूरी मिला था। इस न्यूटन ने 1687 के अंदर एक बुक लिखी थी जिनका नाम था प्रिंसिपिया। उस प्रिंसिपिया बुक के अंदर ये तीनों लॉ लिखे थे। ये तीनों लॉज का अपना एक इंपॉर्टेंस है। कई बच्चे आगे पीछे इसको लर्न करते हैं, नहीं। इन्हीं थ्री लॉज को फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ कहते हैं। इनको एक सीक्वेंस में याद करना है बच्चों। इनको सीक्वेंस में क्यों याद करना है अभी बताता हूं बच्चों, बोर नहीं होना। हमको तीनों लॉज को सीक्वेंस में याद करना है। सीक्वेंस में इसलिए करना है बच्चों क्योंकि फर्स्ट लॉ बताएगा कि फोर्स कर क्या सकता है, सेकंड लॉ बताएगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, और थर्ड लॉ बताएगा कि उसका क्या होता है। समझ आ गई? कर क्या सकता है, फॉर्मूला क्या होता है और उसका क्या होता है। आई थिंक आपको समझ आ रही है। अब आप फर्स्ट लॉ से देखिए बच्चों। फर्स्ट लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट ए बॉडी continues in its state of rest or motion along a straight line in the absence of external force। मतलब कि एक्सटर्नल मतलब बाहर से, कोई भी बाहर से फोर्स ना लगे तब तक कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मतलब कंटिन्यू करेगी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को, मतलब रुके होने या चलने की अवस्था को कंटिन्यू करेगी। गॉट इट? दोबारा सुनो। कोई भी बॉडी अपने रुके रहने की या चलने की अवस्था को कंटिन्यू करेगी जब तक बाहर से फोर्स ना लगे।
जैसे कि अब टेबल है आपके रूम में, वो टेबल क्या करती है, पड़ी रहती है जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाते। और ऐसे आप कहोगे कि सर इसका उल्टा तो नहीं होता, मान लो कोई बॉल है उसको हम हिट कर देते हैं एक फुटबॉल को, तो वो बॉल धीरे धीरे जाके रुक जाती है। तो आपके माइंड में डाउट आएगा सर इसमें तो ऐसा ट्रू नहीं हुआ कि चल रही है तो चलती रहे। तो बच्चों एक्चुअली क्या है, जब भी बॉल मूव करती है तो सरफेस के बीच में और बॉल के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, मतलब रोकने वाला फोर्स लगता है। तभी ये बात हम लिखते हैं जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे, मतलब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आई थिंक आपको समझ आ गया बच्चों, फिर भी मैं रिवाइज कराऊंगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। अब हम कर रहे हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा तो इफेक्ट भी जल्दी चेंज होगा। अब तक है ना आपको ये समझ आ गया कि मोमेंटम सर ने कहा था इफेक्ट या क्वांटिटी का नाम है कि किसी एक बॉडी में कितना मोशन का इफेक्ट है। अब आप एक एग्जांपल से समझो, जैसे आपको क्या कि आप घर से आ रहे हो और आप बहुत खुश हो, अभी अपने अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके आ रहे हो, आपने आराम से डोर को बंद किया, फिर आप बाहर चले गए मार्केट में, और एक आप गुस्से में हो, तो आप क्या करते हो, डोर को आराम से प्यार से बंद करोगे या एकदम से हिट करोगे, एकदम से। तो डोर जो है वो एकदम से जाएगा बच्चों, और आवाज भी आएगी, जो दरवाजा है वो एकदम से जाके जाके लगेगा दीवार को। तो अपने को क्या समझ आया, जैसे जैसे फोर्स बढ़ जाता है ना, वैसे वैसे इफेक्ट जो होता है उसमें चेंज भी बढ़ जाता है, मतलब अब जल्दी चेंज होगा, ज्यादा चेंज होगा। इसलिए क्या आ गया, फोर्स बढ़ेगा तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बढ़ जाएगा, मतलब इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। यहां तक समझ आ गई बच्चों। अब हम थर्ड लॉ कर रहे हैं। थर्ड लॉ बहुत इजी है, वो कहता है हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझो बच्चों। अगर मैं आपको एक टास्क दे दूं, आप पूरा दिन लगे रहना है घर पे, किसी से भी ये टास्क करवा के देखता कि आपको खड़े खड़े जंप करना है, लेकिन आपके जो नीज है, घुटने हैं, वो क्या होने चाहिए, वो बेंड नहीं होने चाहिए। तो बच्चों क्या होगा, कभी भी कोई भी ऐसे जंप नहीं कर पाएगा कि खड़े खड़े वो जंप कर दे, उसको बेंड होना ही पड़ेगा। एक टास्क और भी देता हूं पर वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। वो टास्क ये है बच्चों कि आप चेयर पे बैठे रहो और बैठे बैठे आपको ऐसे सीधे खड़े होना है, तो आप देखना आप खड़े नहीं हो पाओगे। अभी इंटरेस्टिंग बातें चल रही, चलो एक टास्क और देता हूं। आप है ना, जो ये घर पे जो आपके ब्रेड आते हैं, जो हम ब्रेड खाते हैं, टोस्ट खाते हैं, आप खाली ब्रेड खा के देखना, तो आप देखना कि 2 ब्रेड भी आपसे है ना 15 मिनट्स के अंदर भी नहीं खाए जाएंगे। बंदे सोचते हैं कि 2 ब्रेड तो सर मैं 1 मिनट में खा दूं, आप खा के देखना आपसे खाए नहीं जाएंगे। चलो बच्चों अब टास्क वगैरह से हटे, अब हम इसको रिवाइज करते हैं। अपने को टोटल 3 लॉज ऑफ मोशन करने थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी बॉडी रेस्ट पे होगी तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी, गॉट इट, जब तक बाहर से फोर्स ना लगे, गॉट इट। सेकंड लॉ कहता है अपने को बच्चों, कोई भी बॉडी में जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना मोमेंटम चेंज होगा। ये सिंबल कहता है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल। तो मतलब कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम का रेट, क्योंकि टाइम से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं रेट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, मतलब फोर्स बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। थर्ड आपको समझ आ गया बच्चों, ये कहता है एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, गॉट इट। अब बच्चों इसके ऊपर कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये पहले ये क्या लिखा हुआ, ये कह रहा है फोर्स ए पे बी की वजह से लगेगा, उतना ही फोर्स बी पे ए की वजह से लगेगा। नेगेटिव साइन शो कर रहा है अपोजिट साइड, देखो जैसे यहां दिखा रखा है ना, ए पे बी की वजह से, बी पे ए की वजह से। अगर ए बी की डायरेक्शन नहीं आए तो बी ए की वहां है, तभी यहां नेगेटिव साइन आया। बच्चों इसके कुछ एग्जांपल देखो कि ना, जब भी हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पांव से अर्थ को नीचे की तरफ दबाते हैं। अर्थ क्या करती है, वापस जो है ग्राउंड जो वापस क्या लगाता है, रिएक्शन लगाता है। जैसे हमने प्रेस किया ना, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें चलने में हेल्प करती है। ये रिएक्शन है, जैसे कि हमने मान लो ये मेरा ग्राउंड है, ये हमारा पैर है, ये हमारा फुट है, इसको हमने क्या किया, इस तरह से यहां पे ऐसे फोर्स लगाया। इस केस में क्या होगा बच्चों, ये तो था एक्शन, अब इसका रिएक्शन ये होगा। इस रिएक्शन के 2 केस बनते हैं, एक तो ऊपर की तरफ और एक आगे की तरफ। ये आगे की तरफ वाला जो पार्ट है ये हमें आगे चलने में हेल्प करता है। समझ नहीं आया तो घबराओ मत बच्चों, और देखो टेंशन नहीं लेने का। आपने वाटर या फिर लॉन स्प्रिंकलर देखा होगा, आप पार्क में जाते हो, उसमें देखा होगा वहां पे एक स्प्रिंकलर, एक फुहारा चल रहा होता है जो घूमता रहता है। वो बच्चों कैसे काम करता है, ये इस तरह से देखो, इधर से वाटर पानी जो है वो बाहर निकलता है, बाहर निकलेगा तो ये एक्शन कर रहा है, इसका अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन, जिसकी वजह से ये घूम जाएगा। इस तरह से हर एक के ऊपर। ये तो बच्चों कुछ भी नहीं, आप घर पे भी करना चाहो तो आप इसको इजीली कर सकते हो। आपको एक वाटर बॉटल लेनी होगी, पानी की एक बोतल लेनी होगी,
मान लो कि आपने ये 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल ले ली, इसके ढक्कन के साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे एक थ्रेड के साथ, एक धागे के साथ बांध देना है। आपको क्या करना है, एक होल यहाँ कर देना है, उसके साथ जो जिसमें हम जिस स्ट्रो से फ्रूटी पीते हैं, जो पतले वाला स्ट्रो होता है, वो स्ट्रो लगा देना है। तो इसके बैक साइड भी एक स्ट्रो ऐसे लगा देना। तो आप देखना जैसे ही है ना इसमें से पानी बाहर निकलेगा, तो ये बोतल जो आपने जो ऊपर पकड़ रखी होगी थ्रेड से, वो क्या करेगी, ऑटोमेटिक घूमने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इसमें से पानी बाहर निकल रहा होगा तो इसका रिएक्शन कहां होगा, अपोजिट साइड, एक्शन का रिएक्शन होता है। यही हमारा जो था, ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। मतलब हम आगे बढ़ते हैं, अपने को न्यूटन के तीनों लॉ समझ आ गए। ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, ये आप पढ़ लेना। अब हम मेजरमेंट ऑफ फोर्स कर रहे हैं। ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो फॉर्मूला हमें पता चलेगा। यहाँ से ये फॉर्मूला बच्चों लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा, चाहे आप आगे जाके साइंस ब्रांच लो ना लो, लेकिन इस फॉर्मूले से कहीं ना कहीं आपको रूबरू होना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कहां से आया बच्चों? अब हमारे टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। बच्चों अपने को पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, गॉट इट। अपने को पता है न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। यहां तक समझ आ गया? बच्चों अब हमने क्या किया, मास इंटू वेलोसिटी को यहां लिख दिया, क्योंकि ये P2 था, इसलिए मास इंटू वेलोसिटी 2 माइनस मास इंटू वेलोसिटी 1। अब आप सोच रहे हो सर मास क्यों नहीं लिखा? बच्चों जो बॉडी है उसका मास तो उतना रहेगा, उसकी वेलोसिटी हो सकता है V2 V1 V3 कुछ भी हो। जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी पहले कम है, बाद में उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी, तो हम देख रहे हैं वेलोसिटी पे तो इफेक्ट पड़ता है, इसलिए वेलोसिटी V2 V1 लेते हैं, बट मास वही रहता है। अब m और m यहां से कॉमन आ गया, यहां तक समझ आ गई बच्चों, m बाहर आ गया। अब हम देख रहे हैं v2 माइनस v1 बाय t, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ रखा है, ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो हमारे पास यहां से आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हटा के हम इक्वल टू और एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। इस k को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां पर इसकी वैल्यू 1 थी, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला था, तो फोर्स का फार्मूला आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों अगर बोर हो गए हो फिर आप इसको सॉन्ग में सुनाते, देखो हम टॉपिक कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ फोर्स, इसके लिए अपने को 2 बातें पता हो। पहली बात ये कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होता है P2 माइनस P1 बाय T। हमने P2 की वैल्यू लिखी जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि P2 था तो वेलोसिटी 2 आ गया, P1 था मतलब मोमेंटम 1 था तो मास इनटू वेलोसिटी 1 आ गया, डिवाइड बाय T। मास किसी भी बॉडी का वही रहता है, जैसे कि मैं कहूं मार्कर है, अभी स्पीड से चल रहा है या स्लो 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 चल रहा है, मास तो वही रहेगा, इसकी वेलोसिटी में फर्क आता है। तो हमने यहाँ पर V2 और V1 को यहां लिख दिया, मास बाहर आ गया, कॉमन आ गया, ये आ गया V2 माइनस V1 मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, वही हमने यहां पुट कर दिया, ये आ गया F इज इक्वल टू के एम ए या F इज इक्वल टू एम ए। आई होप से बच्चों आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंपल्स। इंपल्स फाइंड करते हैं बच्चों हम। अब हम टॉपिक कर रहे हैं इंपल्स। इंपल्स भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों देखो कभी आपने नोट किया होगा कि कोई आपके गाल को है ना इस तरह से प्रेस कर दे और एक आपको जोर के स्लैप चांटा लगा दे, किस केस में ज्यादा चोट पहुंचती है आपको? तो आप कहोगे सर जब कोई स्लैप लगाता है, चांटा लगाता है, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, ये टाइम जो है ना ये कम हो जाता है, टाइम कम होने से फोर्स बढ़ जाता है। समझ आ रही है बात की? देखो मैं आपको कह दूं, मेरे पास है ना 2 ऑप्शन है, एक तो सैंड फ्लोर है, मिट्टी का फर्श है, और एक मेरे पास सीमेंटेड फ्लोर है, पक्का फर्श है, सीमेंट का बना हुआ। तो आप बताओ मुझे किस केस में ज्यादा चोट आपको लगेगी? तो बच्चों आप जब सैंड फ्लोर पे गिरते हो ना, मिट्टी के ऊपर गिरते हो, आपको चोट नहीं लगती, लेकिन आप सीमेंटेड फ्लोर पे गिरते हो आपको चोट लगती है, क्योंकि बच्चों जो सैंड होती है वो प्रेस हो जाती है, दब जाती है, तो मोशन ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। समझ आ रही है आपको बच्चों? एक एग्जांपल और लो, कभी आपने क्रिकेट खेली हो तो जब भी आपने देखी हो क्रिकेट, तो आप देखते हो कि जब भी जो फील्डर होते हैं या बॉलर होते हैं वो बॉल को कैच करते हैं ना, तो अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं, बॉल आती है ए आगे 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 कैच किया और हैंड्स को पीछे ले जाते हैं। ऐसा इसलिए बच्चों जो बॉल है उसको रुकने में टाइम लगे, मतलब जो मोशन है एकदम से ट्रांसफर ना हो, टाइम लगे। जितना टाइम बढ़ेगा उतना फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
क्या बच्चों आपको यहां तक समझ आ रही है? तो अभी आपको कभी टीचर डंडे मारे तो आपको क्या करना है, डंडा जैसे लगे ना हाथ को नीचे ले जाना, साथ साथ हाथ को जितना नीचे लेके जाओगे उतना आपको चोट कम पहुंचेगी। अगर आपने ऐसे स्टिफ बन के खड़े रहे, टीचर डंडा मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं आपको, तो आपको क्या है, उस केस में चोट ज्यादा पहुंचेगी। समझ आ रही बच्चों यहां तक? अपने को समझ आया इंपल्स क्या होता है। इंपल्स एक्चुअली में ये इफेक्ट होता है, ये भी किसका, एक लार्ज फोर्स का जो कि शॉर्ट टाइम के लग रहा है। जैसे हम किसी को स्लैप करते हैं ना, थप्पड़ लगाते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन फोर्स ज्यादा लगा, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम इंपल्स। अगर किसी को ये समझ ना आए ना तो इसकी इजी डेफिनेशन है, द एक्शन ऑफ इंपैक्ट, इंपैक्ट होता है सडन लगने वाला फोर्स, द एक्शन और इंपैक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इंपल्स। या हम कह रहे हैं एक्शन या इंपैक्ट, मतलब सडन लगने वाला जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इंपल्स। ये भी समझना है तो इसका फॉर्मूला याद कर लेना, इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। तो आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू टाइम। बच्चों इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, अपने को डायरेक्ट याद रखना है, मैं इसकी डेरिवेशन भी कराऊंगा, वैसे आप याद रखना है कि जो इंपल्स होता है वो इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम के। इंपल्स का सिंबल होता है जे, यहां लिखा हो ना देखो जे, जे क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चलो बच्चों बोर हो गए कि यहां तक मैं आपको गा के एक बार सुनाता हूं फिर आपको समझ आए। टॉपिक कर रहे थे हम इंपल्स, इंपल्स होता है इफेक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट इंटरवल, इसको हम एक्शन या फिर इंपैक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। अभी बच्चों हमारे पास क्या आ गया, इंपल्स क्या आ गया, फोर्स इंटू टाइम, इसका सिंबल है जे। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहती है, नाम से दिख रहा है इंपल्स और मोमेंटम, जैसा कि नाम से दिख रहा है इंपल्स होता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम होता है इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये डेफिनेशन यहां लिखी है, इसकी डेरिवेशन देखो, ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला था न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के के आ गया। बच्चों के की वैल्यू को 1 लेना था, इस टी को वहां ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फोर्स इंटू टाइम, ये आ गया P2 माइनस P1। फोर्स इंटू टाइम को क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इंपल्स इज इक्वल टू P2 माइनस P1, मतलब इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके एग्जांपल्स आप सभी रीड करना। जैसे कि लिख रखा है, क्रिकेट प्लेयर होते हैं वो अपने हैंड्स को लोअर करते हैं, पीछे ले जाते हैं जब वो बॉल को कैच कर रहे हैं, या ये सब आप पढ़ लेना बच्चों। मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ ये देखो, ये वाला एग्जांपल आपको समझ नहीं आया तो जो ऑटोमोबाइल होते हैं, जो हम देखते हैं बाइक वगैरह होती है ना, उसमें शॉकर्स लगे होते हैं, एकदम से झटका लगता है, यूं नहीं कि हम खड्डे के अंदर गिर जाए हमारी कमर टूट गई, नहीं। जैसे ऑटो वगैरह में बैठते हैं उसमें तो गड़गड़ गड़गड़ होती रहती है, उसमें शॉकर इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन कुछ अच्छी गाड़ियां होती है, जैसे कि तो मेरे पास है, तो भी उसमें क्या है, ऐसी गाड़ी में आप बैठते हो तो क्या होता है, आपको पता भी नहीं लगता है कब खड्डे आ गए। तो इसमें क्या रहता है बच्चों, उसमें जो सस्पेंशन सिस्टम होता है, शॉकर होते हैं, जो स्प्रिंग होते हैं वो बढ़िया होते हैं। वो एकदम से है ना, जैसे मान लो एक तो हम ऐसे गिर जाए और एक स्प्रिंग के ऊपर गिरे, स्प्रिंग जो है वो प्रेस होगा, ओपन होगा, धीरे 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 मोशन को रोकेगा। समझ आ रही है? ये एग्जांपल्स पढ़ लेना बच्चों। अब हम आज का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है अपने को, कभी भी मोमेंटम को हम बना नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। मतलब किसी भी एक सिस्टम के लिए देखेंगे, सिस्टम का मतलब होता है जिसके अंदर हम बस वही ध्यान रखें, बाहर ना ध्यान रखें। जैसे कि मान लो क्लास के अंदर 2 फ्रेंड बैठे हैं, मान लो एक सिस्टम समझ गए ना आप क्या होता है, एक फ्रेंड एक दूसरा फ्रेंड है, दोनों आपस में बैठे तो हम कहेंगे उनकी बात करें तो वो एक सिस्टम है। समझ आ रही है यहां तक बच्चों? जैसे कि मैं कह दूं एक बुलेट और एक गन है, तो दोनों को मिला के एक सिस्टम बन जाएगा। समझ आ रही है यहां तक? जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल समझो फिर आपको समझ आएगा। एक बुलेट है और एक गन है, मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक गन से एक बुलेट को फायर कर रहे हैं, ढिचकियां, जो बुलेट आगे जाएगी बच्चों, गन कहां जाएगी, पीछे, बैकवर्ड जाएगी। तो हमने क्या देखा, जब बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाएगी तो गन कहां जाएगी, पीछे। तो आपने क्या देखा, बुलेट और गन का जो सिस्टम था उसके लिए ना तो कोई बॉडी आगे बढ़ी ना पीछे, जितना कोई सिस्टम आगे गया उतना ही पीछे भी गया। यह एक एग्जांपल और लो, जैसे कि मान लो ये एक बोट है, इस बोट के अंदर एक 80 किलो की 80 केजी की एक सुंदर कन्या, एक सुंदर लड़की खड़ी है। जैसे ही ये बोट के बाहर पैर रखती है, बोट कहां जाएगी, पीछे। कभी आपने देखा होगा बोट से बाहर आते हो तो बोट पीछे जाती है। तो ये किसका एग्जांपल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। मतलब जितना एक सिस्टम का इफेक्ट आगे जाएगा उतना पीछे भी जाएगा। समझ आ रही है यहां तक? मतलब ओवरऑल इफेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। इसको ध्यान से देखो, इट मे बी स्टेटेड एज
व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, जब बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो, ऑन ए सिस्टम, सिस्टम होता है जिसमें कई सारी बॉडी हो, बस उसकी बात करें, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। इसके और एग्जांपल है बच्चों, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, जैसे आपने देखो बॉम्ब फटता फड़ाम, तो जितने टुकड़े जितने पीसीस बॉम्ब के एक तरफ जाते हैं उतने दूसरी तरफ भी जाते हैं, मतलब नेट हम देखते हैं जितनी चीज वहां गई उतनी वहां भी, ओवरऑल नेट हम कहीं कहीं भी नहीं गई। समझ आ रही है यहां तक बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपको बता दिया मैंने कि व्हेन ए मैन जंप आउट फ्रॉम ए बोट, जब बोट से हम बाहर जाते हैं शोर की तरफ, किनारे की तरफ, तो बोट वापस आती है। ये बच्चों जो रॉकेट होता है, रॉकेट के अंदर हम क्या देखते हैं, जितनी गैसेस बाहर निकल रही हैं उतना ही रॉकेट ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि जितना भी, मैंने कहा था ना, एक सिस्टम में जितना पार्ट आगे जाएगा उसका हाफ पार्ट पीछे भी जाएगा। तो अपने को समझ आ गया, ये बात ध्यान रखना, जब तक बाहर से फोर्स ना लगे। मैं एक बार इसमें आपको सच्चे समझाता हूं। अपना टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको खाली मोमेंटम भी बोल सकते हैं। लीनियर वर्ल्ड इसीलिए आया है कि हम 9th क्लास में जितने भी एग्जांपल करेंगे उसमें बॉडी एक लाइन में चल रही होगी, सर्कल में नहीं चलेगी मोमेंटम के केस में। अदरवाइज इसको सर्कुलर मोमेंटम भी बोलते हैं या एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, जो कि आपके 9th में नहीं है। तो खाली आप इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हो। ये लॉ कहता है कि जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब चेंज नहीं होएगा। जैसे कि बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट बाहर जाती है, गन पीछे आती है, इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। ये एक एग्जांपल मैंने समझा दिया, आगे अपने आप से समझ लेना। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी